नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का परीक्षा नज़दीक आ गया है, जिसको देखते हुए एक ही वीडियो में जो है एक एक बुक का जो है पूरा सब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। जिसमें आज का जो क्लास है वो अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखें। आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, अगर क्षेत्र के अनुसार देखें तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो है कृषि क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय जो होता है उसमें उद्योग को रखा गया है, और तृतीय में जो है सेवा क्षेत्र को रखा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, जिस पर हम टिक कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, बाबू ध्यान से सुनेंगे, कि जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसी संस्थागत कार्य को या किसी भी बड़े कार्य को करती है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला संगम होता है। तो ऐसी व्यवस्था जो है भारत में है, जो केंद्र और राज्य सरकार से के मिलने से चलता है। तो जो ऑप्शन नंबर ग है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में आयोजना, इसको योजना आयोग बोलते हैं हम लोग, योजना आयोग का गठन कब, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया है, योजना आयोग होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो योजना आयोग है इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो आपका क नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो क नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि कितना फ़ायदा हो रहा है, जितने देश को फ़ायदा होगा वो देश उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही विकासशील होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अविकसित होगा, विकसित होगा, अंध्र विकसित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक हो जाएगी तो वो देश विकासशील होगा, विकसित कर जाएगा। जो इसका ऑप्शन है ख नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ख है, विकसित। उसके बाद अगला यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। उसके बाद अगला यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यही पूछा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2008-9 के अनुसार जो जनगणना हुए थे उसमें प्रति व्यक्ति आय भारत की पूछ रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 25,494, जो कि ख नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखेंगे कि हमारा जो है वित्तीय जो होता है 1 वर्षों का डाटा एक बार पेश किया जाता है, और पूरे 1 साल में ये एक बार पेश किया जाता है। इसका टाइमिंग जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ध्यान से सुनेंगे, इसका जो टाइमिंग होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग यानी कि तीसरे नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो भारत में जो गोवा राज्य है उसमें प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, माने अधिक है, जो कि घ नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन में दिया है। इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार की बात कह रहा है, तो बिहार में जो है पटना एक ऐसा जिला है जिसमें जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जो पटना है वो ऑप्शन नंबर क में ही दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएंगे। अगला यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। ऑप्शन जो है सहज होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी होंगे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि गैर संस्थागत मतलब ये सरकारी नहीं है, जो है प्राइवेटाइजेशन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है। तो पहला है कि देसी बैंकर, दूसरा है महाजन, तीसरा है व्यापारी, चौथा है सहकारी बैंक। तो जो गैर संस्थागत है उसमें महाजन आ जाएंगे, सबसे जो है लोकप्रिय है महाजन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन। देखिए अब सरकारी की बात हो रहा है तो सेठ साहूकार तो प्राइवेट हो जाएंगे, रिश्तेदार भी प्राइवेट हो जाएंगे। ऑप्शन जो दिख रहा है वो ग नंबर ऑप्शन दिख रहा है, व्यावसायिक बैंक, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि 2-3 बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। RBI जो है भारतीय रिजर्व बैंक, वहीं जो है ये केंद्रीय बैंक है, जो कि ऑप्शन नंबर क यानी कि 1 नंबर में ही दिख रहा है। इसका सही आंसर 1 नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 25 पर हम टिक कर देंगे। 25 को कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, संस्था कौन सी है। दीर्घकाल माना होता है कि लंबे समय के लिए। तो पहला है कृषक महाजन, दूसरा है भूमि विकास बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि साख समिति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास जो बैंक है वो क्या करता है बाबू कि दीर्घकालीन लंबे समय के लिए लोन दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, भूमि विकास बैंक। 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी, ध्यान सुनेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई शहर को कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर क में ही दिख रहा है। इसका सही आंसर क हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी। तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो है सन 1919 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनेंगे, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है 196 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है सन 1969 ईस्वी में हुआ था, जो कि ग नंबर ऑप्शन में है। ये आपका सही हो जाएंगे। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि विकास अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो इसमें जो है इसमें पूछ रहा है कि तीसरा क्षेत्र, तो आपको अभी बताया गया है कि सेवा क्षेत्र जो होता है वो तीसरा क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो कि घ नंबर ऑप्शन में है। अगला है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 घटक है, जो कि ग नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन 5। कह रहा है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें बिहार का नाम दिया है, तो बिहार तो बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश का नाम दिया है, कर्नाटक का नाम दिया है, उड़ीसा का नाम दिया है। तो जो राज्य नहीं है, देखिए यहाँ पर निगेटिव को चुनना है। अगर बीमारू राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ये सब बीमारू राज्य है। लेकिन कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। पहला है सैन्य सेवा, दूसरा है वित्त सेवा, तीसरा है मॉल सेवा और चौथा है रेल सेवा। तो देखिएगा कौन सा गैर सरकारी कह रहा है। तो सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा सरकारी नहीं है। इसका सही आंसर ग नंबर हो जाएगा मॉल सेवा। अगला क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कोयला से मिल सकता है, पेट्रोलियम से, विद्युत से, इनमें से सभी। तो ये जो सभी से क्या हो सकता है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। तो ये सभी जो है ऑप्शन घ नंबर ऑप्शन में है, यही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में
किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि घ नंबर ऑप्शन में है। कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है वो 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो जो कोको कोला है वो क्या है बाबू कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोको कोला इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, कोको कोला इसका सही आंसर होगा। अगला 28 क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, पहला है कि विदेशी पूंजी एवं विनियमता पर रोक, बिल्कुल गलत है। अगला है कि व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी कि जोड़ना। ये जो है अगला ऑप्शन कह रहा है कि सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। तो जो ख नंबर ऑप्शन है यही सबसे सटीक आंसर है, इसका सही आंसर ख नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो जो थम्स अप ब्रांड था उसको कोको कोला ने खरीद लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क में ही उपस्थित है। इसको ही सही कर लेंगे हम लोग। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1986 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये रहे बाबू आप लोग का अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने थे वो आपको पूरा करा दिए गए हैं। लगभग एक ही वीडियो में आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। हमको आशा नहीं विश्वास भी है कि आपको पूरा इससे सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो को परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।